और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेपाल की मदद के लिए आगे आया भारत। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भारत ने नेपाल भेजी 10 टन राहत की सामग्री। विमान से राहत भिजवाया गया है। सामग्री की पहली खेप काठमांडू पहुंच चुके। टेंट, कंबल, स्वच्छता किट और सोलर लैंप भेजे गए। दर्शकों, राहत सामग्री में जीवन रक्षक दवाइयां भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से फोन पर की है बातचीत। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच भारत ने एक बार फिर से अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है। नेपाल तिब्बत सीमा पर भीषण बाढ़ और उससे हुई तबाही के बाद भारत सरकार ने राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल भेज दी है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के जरिए करीब 10 टन मानवीय सहायता नेपाल पहुंचाई गई है। दर्शकों, जहां राहत सामग्री में अस्थायी टेंट हैं, शेल्टर हैं, कंबल हैं, स्वच्छता के किट हैं, सोलर लैंप हैं और जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं। बताया यह भी जा रहा है कि राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना के विमान ने दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस से बुधवार रात करीब 8:35 पर काठमांडू के लिए उड़ान भरी। भारत की ओर से भेजी गई सहायता का मकसद बाढ़ से प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान और राहत पहुंचाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत की है और हालात की जानकारी ली कि आखिर नेपाल के हालात अब कैसे हैं। भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। भारत की ओर से भेजी गई 10 टन मानवीय सहायता नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री खड़क राज पौजोल को सौंपी है। अब इस मौके पर भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि संकट की इस घड़ी में वह नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। और अब नेपाल त्रासदी की ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वाकई ये कुदरत की क्रूरता है जो आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, पीछे मौत, आगे लोग भाग रहे हैं, मतलब पीछे से पूरा सैलाब आ रहा है। दर्शकों, दूसरी तस्वीर जहां जंगल के हाथी जो है वो बहकर बाढ़ के पानी में यहां पर नजर आ रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं और आगे उनकी मदद करने को भी कोई नहीं है। नेपाल की तीसरी तस्वीर आप देखिए, पत्थरों का सैलाब आ रहा है, मतलब केवल पानी ही नहीं, पत्थर भी बहाकर ये बाढ़ जो है वो आगे की ओर पत्थरों को लेकर आ रहा है। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे दुखद बात तो ये है नेपाल को लेकर कि अब तक 200 से ज्यादा, मोर देन 200 अब लोगों की मौतें हो गई हैं। और 200 लोगों की मौतें हुई तो आप सोचिए कि त्रासदी कितनी बड़ी थी। न जाने कब कुदरत की इतनी क्रूरता हमारे पड़ोसी देश नेपाल पर टूटी है, बरपी है। और ये जो तस्वीरें हैं ये गवाही दे रही हैं कि जब कुदरत की क्रूरता सामने आती है तो मानव जो हैं वो हाथ में कुछ नहीं उन्हें रहता, उनको पास कुछ नहीं मिलता। और यही वजह है कि देखिए, प्रकृति से डरना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब प्रकृति विकराल रूप ले ले तो हम इंसानों की कोई पूछ नहीं। और ये नेपाल की तस्वीरें बता रही हैं, गवाही दे रही हैं। किसी ने सोचा ना था कि नेपाल के जो बाढ़ तमाम यहाँ पर आने की संभावनाएं पहले बताई गई थी वो वाकई होगा और इस तरीके से भयंकर विनाशकारी यहाँ पर तबाही लेकर आएगा। आप सोचिए, पशु डूब रहे हैं और यहाँ आम इंसान डूब गए। कहा जा रहा है 136 विदेशी नागरिक केवल शामिल हैं जो कि लॉस्ट बताए जा रहे हैं, जो कि लापता बताए जा रहे हैं। इवन कहा जा रहा है कि भारत के भी यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग लापता है। दर्शकों, यानी कि लापता लोगों में भारत शामिल है, विदेशी नागरिक है, फॉरेनर्स है। और आखिर आप चलिए जानते हैं कि नेपाल में कैसे आई है तबाही, मतलब कि किस तरीके से ये बाढ़ ने विकराल रूप लिया। देखिए, नंबर 1 क्या कारण क्या है? ग्लेशियर टूटा दर्शकों, और ग्लेशियर से भारी मात्रा में बर्फ गिरता है। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नदी में गिर जाते हैं जिसकी वजह से यह सैलाब आया। नंबर 2, कारण 2 ये है कि नदी का जो बहाव है वो रुक गया। ग्लेशियर की गिरने से जहां मलबे से नदी का बहाव रुक जाता है, पानी का बहाव रुकने से झील सी बन जाती है, वो पूरी ग्लेशियर वहां पर गलकर आ गई। और कारण नंबर 3 ये है कि झील में पानी बढ़ जाता है। झील में जाहिर सी बात है, ग्लेशियर के बर्फ के टुकड़े यहां पर बहेंगे तो झील सा बन जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रास्ता बंद होने से पानी पीछे की तरफ जमा होता है। रास्ता बंद हुआ, पीछे की तरफ पानी जमा हो गया और फिर झील का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, वाटर लेवल बढ़ गया। कारण 4 क्या है? दबाव से रुकावट हटी, झील में पानी बढ़ने से दबाव बढ़ता है और मलबे की रुकावट टूटकर हट जाती है। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पर। क्या है रीजन नंबर 5?
कि झील टूटने से बाढ़ जैसी यहाँ पर स्थिति आ गई और झील टूटते ही लहंदे नदी का जलस्तर बढ़ता है, मोटे कोशी और फिर त्रिशूली नदी में बाढ़ आ जाती है। रसुआ जिले की बात करना चाहेंगे। तिमोरे साइफ्रुबेशी में तबाही मचती है और ये तबाही की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये आप अगर समझ रहे हैं कि ये साधारण पानी है तो इससे भ्रमित मत होइए, ये साधारण पानी नहीं है। नेपाल की जो बाढ़ की स्थिति है वो वाकई तमाम देशों से अलग है, क्योंकि नेपाल में पहले ग्लेशियर टूटता है, फिर वो बर्फ का टुकड़ा यहाँ पर नदी में जम जाता है। और बढ़ते आगे, नेपाल की बाढ़ से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल से जुड़ी हुई पश्चिम चंपारण में प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जहां नेपाल के देवघाट पर पानी डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया है, यानी कि पानी जो है वो जलस्तर बढ़ गया है। तटवर्ती इलाकों में लोगों को किया गया अलर्ट कि आप सब अलर्ट हो जाए, सावधानी बरते। पश्चिम चंपारण में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंच चुका है हमारा देश भारत, यानी कि भारत ने एक बार फिर से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं प्रूफ किया है और हर संभव प्रयास किया है कि नेपाल के लोगों का रेस्क्यू हो पाए। नेपाल के लोग, देखिए बाढ़ के बाद क्या होता है, बाढ़ के बाद बड़े स्तर पर तबाही मचती है, वो है बाढ़ के पानी की वजह से जो वहां पर बीमारी फैलती है। और अक्सर ये होता है कि जब किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, राज्य में बाढ़ की स्थिति बनती है, वहां सबसे बड़े लेवल पर बीमारी फैलती है जो कि पानी से फैलती है। डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, बैक्टीरिया से, फंगस से। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा घातक बीमारी जो कि जानलेवा साबित होती है वो होता है बाढ़ के बाद। यानी एक तरफ प्रकृति का, कुदरत का कहर और दूसरी तरफ बीमारियों का कहर जो कि बर्फ कर टूटता है उन तमाम देशों में, तमाम राज्यों में, तमाम जगहों पर जहां बाढ़ आता है। अब दर्शकों, यहां पर कहा जा रहा है ये जो जलजला है, जलजला जो पानी सैलाब दिखाई दे रहा है आपको, ये बर्फ के टुकड़े पिघलने से हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर बर्फ के टुकड़े के कारण पानी में रुकावट होती है, नदी उसे बाहर नहीं ले जा पाती है, वो झील सा बन जाता है और झील जब दबाव बनाता है तो वाकई ये जो सैलाब है, जो ऊपर से आपको लग रहा होगा कि ये नेचुरल डिजास्टर की रियल तस्वीरें हैं, असली तस्वीरें हैं, ये प्राकृतिक के रौद्र रूप की, वो हमने देखा है। और वाकई देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो बंगाल में भी बाढ़ आता है, बिहार में सबसे ज्यादा। बिहार की अगर बात करते हैं, देखिए गंगा नदी उफान पर होती है और बिहार में मतलब कहा जाता है कि हर साल अगर मानसून जो है वो करवट लेती है तो बिहार में बाढ़ आता है। लेकिन नेपाल का बाढ़ कुछ और बयां कर रहा है। मेरे संवाददाता देखिए इस खबर पर जुड़ चुके हैं, संजय मिश्रा। संजय, सबसे पहले बताइए नेपाल की क्या स्थिति है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग लापता है, भारतीय कितने, विदेशी नागरिक कितने? संजय। बिल्कुल, देखिए ये जो नेपाल में त्रासदी आई है, इसको लेकर के कुछ भी कह पाना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग जो है वो लापता हुए हैं, सैलाब में वो बह गए हैं। उनके जो अपने हैं, जो वहां के सुरक्षा कर्मी हैं, जो वहां के सेना के जवान हैं, वो लगातार लोगों को तलाशने में जुटी हुई हैं। जो अधिकारी हैं राजेंद्र ढोंगाना जी, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 157 शव जो है वो अब तक बरामद किए जा चुके हैं, जिसकी पुष्टि उन्होंने कर दी है। और उनका ये कहना है कि लगातार नेपाल सेना के जो जवान हैं पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कई ऐसी खाड़ी हैं जहां पर इनका पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में भारत ने सबसे पहले मदद का जो है वो भरोसा दिया है और मदद का भरोसा देते हुए 10 टन राहत सामग्री नेपाल के लिए भेजी है। नवीन श्रीवास्तव जो नेपाल के राजदूत हैं, उन्होंने नेपाल में जो राजदूत हैं, उन्होंने जो है वहां के संस्कृति मंत्री को ये पूरा किट जो है वो सौंपा है। कल रात में 8:35 पे वायुसेना का एक स्पेशल विमान यहां से राहत सामग्री लेकर के गया है। मैं आपको बता दूं कि जब ये इस तरह की जब आपदा आती है तो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि लोगों का जीवन कैसे बचाया जाए, क्योंकि जब वहां पर पूरी तरीके से जब आफत मची होती है, ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, सबसे बड़ी मुसीबत ये खड़ी होती है कि आखिर में वो कहां रहेंगे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बातचीत की तो पूरी तरीके से उन्होंने वास्तविक स्थिति को समझा, उनके दर्द को समझा और तुरंत जो है उन्होंने ये फैसला लिया कि सबसे पहले मदद भारत को करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने दरियादिली दिखाई है और दिखाते हुए उन्होंने 10 राहत सामग्री, जिसमें शेल्टर किट है,
राहत सामग्री है, जीवन रक्षक दवाएं हैं, सोलर लैंप्स हैं, तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो एक परिवार को, एक व्यक्ति को बचाने के लिए, उसको कहीं रखने के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। ऐसे में जो जीवन रक्षक दवाएं भेजी गई हैं, क्योंकि जब बाढ़ जब खत्म होती है, सैलाब जब खत्म होता है, तो कुछ ऐसी जो भयानक बीमारियां आती हैं जो लोगों को चपेट में लेती हैं, उनसे बचाने को लेकर के वो जीवन रक्षक दवाएं भेजी गई है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत ने बहुत ही बड़ा दिल दिखाया है और सबसे पहले मदद की सामग्री जो है वो नेपाल को भेजा है। अब आते हैं, अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में जिस तरीके से ये सैलाब आया, छोटे कोसे नदी में जिस तरीके से ग्लेशियर फटने के बाद से अब गंडक नदी जो है वो उफनाती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर ताजा हालात की अगर हम बात करें तो गंडक नदी, जिसको हम नारायणी नदी भी बोलते हैं, ये नदी पूरी तरीके से उफना रही है और इसका सीधा असर जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के तटवर्ती जनपदों में देखने को मिलेगा। जितने भी जनपद नेपाल राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पश्चिमी चंपारण हो, बेतिया हो, वैशाली हो, मुजफ्फरनगर हो, ये ऐसे सारे तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ऐसे जनपद है जो प्रभावित होने की जद में आ सकते हैं। हालांकि बिहार राज्य ने जो है अलर्ट घोषित कर दिया है, लगातार जो कोसी नदी में है, कोसी नदी में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पानी जरूर बढ़ा है, लेकिन अच्छी जानकारी आपने दी संजय। देखिए, बने रहिए, लेकिन बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। और नेपाल से ही जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। तबाही से यूपी अलर्ट हुआ है। गोरखपुर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर। दर्शकों, महाराजगंज की बात कर लेते हैं। कुशीनगर में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। गंडक नारायणी का लगातार वाटर लेवल, जल स्तर बढ़ रहा है। गोरखपुर में नेपाल और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल के रसुआ जिले में आई बाढ़ और तबाही को लेकर गोरखपुर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी प्लाटून को अलर्ट कर दिया गया है। हुआ ये कि जिलाधिकारी दीपक मीणा ने यह कहा है कि प्रशासन की तैयारी पूरी है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार है। महाराजगंज, कुशीनगर और नेपाल से सटे जिलों में प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। और बढ़ते आगे बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने को लेकर कूटनीति